Hello everyone, welcome to One Day Law Revision, Module 2 of Administrative Law, Delegated Legislation. Let's quickly go through the synopsis first. In this, we will cover reasons for the growth of delegated legislation. कि delegated legislation होता क्या है and what are the reasons for its growth, constitutional validity, types of delegated legislation, restraint on delegated of legislature powers, comparative position in UK, US and India, doctrine of excessive delegation, control and safeguard on delegated legislation, subdelegation of legislative power. So let's get started. Reasons for the growth of delegated legislation. तो सबसे पहले तो delegated legislation होता क्या है. अब पार्लियामेंट के पास जो पार्लियामेंट हर एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम तो खुद डील नहीं कर सकती, राइट. देर आर वेरियस कंसेप्ट, देर आर वेरियस रूल्स रेगुलेशंस, देर आर वेरियस या बहुत तरीके के काम होते हैं जो पार्लियामेंट को करने पड़ते हैं फॉर कंट्री. तो पार्लियामेंट हर एस्पेक्ट पे तो अपना कवर नहीं रख सकती, या लेगिस्लेशन बोलो. तो उस केस में वो क्या करते हैं, अपने पावर्स या अपने फंक्शंस को डेलीगेट करते हैं टू अदर अथॉरिटीज़, ऑब्वियसली विच आर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. तो इस केस में क्या होता है, हम उसको बोलते हैं डेलीगेटेड लेगिस्लेशन. मतलब पार्लियामेंट या लेगिस्लेटिव अपने कुछ पावर्स को डेलीगेट कर रही है टू अदर सिस्टम विच इज़ ऑब्वियसली एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. तो फिर हम उसको बोलते हैं डेलीगेटेड लेगिस्लेशन. दिस डेलीगेशन इज नोटेड इन स्टैट्यूट में रहेगा. इट विल बी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और फिर हम उसको बोलते हैं डेलीगेटेड लेगिस्लेशन. तो व्हाट आर द रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ डेलीगेटेड लेगिस्लेशन. बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके वजह से रैपिड ग्रोथ हो रहा है इन दी डेलीगेटेड लेगिस्लेशन कंसेप्ट इन द मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट. सो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री और जितने भी ऐसे डेमोक्रेटिक स्टेट हैं वहाँ पे रैपिड ग्रोथ हो रहा है. पहले एक ट्रेडिशनल थेरी थी लेस फेयर, जिसका मतलब था अलाउड टू डू, जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशंस होते थे इकोनॉमी में, जिसके वजह से एक ऑब्स्टैकल था इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में. एक फ्रेंच कंसेप्ट है, 18th सेंचुरी में ज़्यादा चलता था. बट अब ये जो ट्रेडिशनल थेरी है इसको गिव अप कर दिया गया है और जो ओल्ड पोलिस स्टेट वाला प्रैक्टिस था उसको भी गिव अप करके नाउ इट हैज़ बिकम अ वेलफेयर स्टेट. मतलब स्टेट लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचता है. तो ये जो फिलॉसफी में रेडिकल चेंज आया है उसके वजह से भी डेलीगेटेड लेगिस्लेशन पिक्चर में आया है. सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो एसेंशियल हो गया एंड इनएविटेबल, मतलब अनअवॉइडेबल, वो ज़रूरी हो गया, डिमांड है उस समय की वो. अमेरिकन लॉयर एंड स्टेट्समैन रूट रिमार्क्स द ओल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोहिबिटिंग द डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर हैज़ वर्चुअली रिटायर्ड फ्रॉम द फील्ड एंड गिवन अप द फाइट. कि जो पहले डॉक्ट्रिन था कि हम पावर किसी को डेलीगेट नहीं करेंगे, अब वो रिटायर हो चुका है. According to the Committee on Ministers' Power, the following factors are responsible for the rapid growth. अब कुछ factors दिए हैं जो responsible है for the rapid growth. Number 1, pressure upon parliamentary time. जो स्टेट एक्टिविटीज़ है उसका हॉरिजन एक्सपांड हो रहा है, बहुत सारे लेगिस्लेशंस रहते हैं. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द लेगिस्लेचर डिपार्टमेंट कि वो सारी चीज़ें सफिशिएंट टाइम में फटाफट डिस्कस करें एंड इन डिटेल. तो सब कुछ अच्छी से हो एंड स्मूथली हो एंड हर चीज़ कवर हो विद इन टाइम. तो ये चीज़ों के लिए फिर उन्होंने अपना पावर डेलीगेट किया है. थर्स गिविंग फ्लैश एंड ब्लड टू द स्केलेटन सो दैट इट मे लिव बाय इशूइंग नेसेसरी रूल्स रेगुलेशन बाय लॉज. तो लेगिस्लेशन ने क्या किया है, रूल्स बनाना, इशू करना अपने हाथ में रखा है और एग्जीक्यूटिव को एम्पावर किया है कि वो उस रूल्स रेगुलेशंस को डिटेल में फिल करे. सो टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से. दूसरा टेक्निकलिटी. कभी कभी कुछ लेगिस्लेशन के मैटर्स टेक्निकल होते हैं जिसमें एक्सपर्ट्स का असिस्टेंस लेना ज़रूरी होता है. कुछ चीज़ें एक्सपर्ट्स ही हैंडल करते, नॉट एवरीवन कैन हैव नॉलेज ऑफ एवरीथिंग. तो फिर जहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है लाइक गैस रिलेटेड, ऑटोमेट एनर्जी, ड्रग्स, इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे हम जो फंक्शनिंग है उसको डेलीगेट करते हैं. तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी. जो भी कॉन्टिजेंसीज होती है फ्यूचर में, जो मतलब कॉन्टिजेंसी मतलब कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है, जो ऐसे अनसीन फोर्सिन जो पार्लियामेंट्री कॉन्टिजेंसीज है वो सेटिस्फाई करने के लिए, उसका जो डिमांड है, उसके जो प्रोविजंस जो उस टाइम पे लगेंगे, लेजिस्लेटिव में नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ऑफ दैट. तो फिर इस केस में वो क्या करते हैं,
डेलीगेटेड लेगिस्लेशन करते टू द एग्जीक्यूटिव कि वो उस सिचुएशन को उस टाइम पे तुरंत एक्सपेडिशली मतलब एकदम इमीडिएटली उस सिचुएशन को डील कर सके। जैसे कि बैंक रेट है, पुलिस रेगुलेशंस है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज, ऐसे नंबर ऑफ डिफरेंट कॉन्टिंजेंट इवेंट्स अराइज होते रहते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल कोर्स। तो इसलिए अगर पावर डेलीगेट कर दिए किसी स्पेशल एग्जीक्यूटिव को या किसी स्पेशल टीम को, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली चलता है, डिफ़िकल्टीज फेस नहीं करती है गवर्नमेंट। एक्सपेरिमेंट, डेलीगेटेड लेगिस्लेशन की वजह से एग्जीक्यूटिव को चांस मिलता है टू एक्सपेरिमेंट। लेगिस्लेटिव लॉज, रेगुलेशंस, रूल्स ऑलरेडी बना के देता है, बट एग्जीक्यूटिव गेट्स अ चांस टू एक्सपेरिमेंट दोज लॉज एंड रूल्स। अगर वो स्मूथली चल रहे तो ठीक, एंड इफ नॉट दे कैन टेक नेसेसरी चेंजेस और दे कैन मेक नेसेसरी चेंजेस टू इट। सो इट इज़ मतलब उनको एक्सपेरिमेंट करने का टाइम मिलता है कि जो लॉज रूल्स है कि दे आर सेटिस्फैक्ट्री और नॉट, कि हम उनको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं। अगर वो डिफेक्टिव है तो डिफेक्ट्स कैन बी क्योर्ड इमीडिएटली। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द फैक्टर कि किस तरीके से डेलीगेटेड लेगिस्लेशन का इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है। फिर है एमरजेंसी। एमरजेंसी के केस में क्विक एक्शन लेना पड़ता है। लेगिस्लेटिव प्रोसेस इतना इक्विप्ड नहीं है या इतना अर्जेंट सोल्यूशन नहीं दे पाता है, क्योंकि और भी वेरियस प्रॉब्लम से उनको डील करना पड़ता है। तो उस केस में डेलीगेटेड लेगिस्लेशन इज़ द ओनली कन्वीनियंट वे, जो कि पॉसिबल रेमेडी तुमको इमीडिएट वे में देता है। तो इसलिए वॉर के टाइम पे या नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे एग्जीक्यूटिव को पावर्स दिए जाते हैं कि वो उस सिचुएशन से डील करे। जैसे कि 2 वर्ल्ड वॉर हो गए, एपिडेमिक्स है, फ्लड्स है, इन्फ्लेशन है, इकोनॉमिक डिप्रेशन है, तो यहाँ पे इमीडिएट रेमेडियल एक्शन लेने के लिए लेगिस्लेटिव अपना लेंदी प्रोसेस न फॉलो करते हुए डेलीगेटेड लेगिस्लेशन यानी कि पावर देता है एग्जीक्यूटिव को टू हैंडल सच सिचुएशन और रेमेडी फाइंड करने के लिए। मैं जानबूझ के ज़्यादा सेंटेंस इंग्लिश में समझाने की कोशिश कर रही हूँ बिकॉज यू हैव टू राइट इन इंग्लिश इन द एग्ज़ाम, ठीक है। और फिर भी अगर कुछ डाउट है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। देर आर वेरियस फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस है स्टेट के, इकोनॉमिक के, सोशल स्पीयर के। तो लेगिस्लेशन को इतने पावर्स हर जगह अप्लाई करना मे नॉट बी पॉसिबल ऑन सूटेबल ओकेजन्स। तो इन अ कंट्री लाइक बांग्लादेश, जहाँ कंट्रोल एंड रेगुलेशन ओवर प्राइवेट ट्रेड, बिजनेस और प्रॉपर्टी मे बी रिक्वायर्ड टू बी इम्पोज्ड, वहाँ पे इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने पावर किसी और को डेलीगेट करे टू टेक क्विक एक्शंस। तो इन दैट केस एग्जीक्यूटिव पिक्चर में आता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ डेलीगेटेड लेगिस्लेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मतलब क्या कि जो हम काम डेलीगेट कर रहे हैं कि लेगिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव को अपने पावर्स राइट्स या काम दे रहे हैं, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है। अब पोजीशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कैन बी सीन इन वेरियस केसेस। तो अब या तो एक बिफोर इंडिपेंडेंस सिचुएशन देख लो यानी कि प्री इंडिपेंडेंस, और दूसरा पोस्ट इंडिपेंडेंस। अगर प्री इंडिपेंडेंस की बात करें, इन क्वीन वी बुरा ओनली कंडीशनल legislation has been validated by the Privy Council and therefore delegated legislation is not permitted as per its reasoning। इसमें क्या बोला है, प्रीवी काउंसिल क्या होता है, ये वो बॉडी होती है जो मतलब जब राजा रानी इनका जब राज्य था तब प्रीवी काउंसिल एक सीक्रेट बॉडी होती थी जो इनको राय देना, मशवरा देना वो काम करती थी। तब उस केस में जो लेगिस्लेशन डेलीगेट ऐसे कम्प्लीटली नहीं होता था, ओनली कंडीशनल लेगिस्लेशन वॉज वैलिडेटेड बाय द प्रीवी काउंसिल। तो डेलीगेटेड लेगिस्लेशन तब परमिटेड ही नहीं था। तो जो भी सिविल या क्रिमिनल जस्टिस होता था दैट वॉज वेस्टेड इन द हैंड ऑफ दोज ऑफिसर्स हु वेर अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो क्या बोला है कि प्री इंडिपेंडेंस डेलीगेटेड लेगिस्लेशन नहीं होता था। प्रीवी काउंसिल ने बोला है कि इट इज़ बेटर टू टेक हेल्प फ्रॉम सबऑर्डिनेट एजेंसी, मतलब किसका हेल्प लो तुम, सबऑर्डिनेट एजेंसी का, इन फ्रेमिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस and giving another body the essential legislative feature that is only given to the legislature through the constitution. It is also stated about the essential legislative functions that included in determining the legislative policy. पूरा अलग से वो डेलीगेट नहीं कर रहे हैं लेगिस्लेशन को, बट एक सबऑर्डिनेट एजेंसी से हेल्प ले रहे हैं इन फ्रेमिंग द लॉज, रूल्स एक्सेट्रा।
पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ, सेम पोजीशन नहीं मिला वहाँ पे, फिर क्या हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर स्टार्ट किया एंड डेलीगेशन को परमिट किया, और सेम फिर इंडिया में भी यूज़ होने लगा एज अ मैटर ऑफ कंस्ट्रक्शन फ्रॉम द एक्सप्रेशन प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब लेजिस्लेटिव को इजीली डेलीगेट करना चालू कर दिया गया, या इसको इनहेरेंट कर दिया गया इन द लेजिस्लेटिव पावर इटसेल्फ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिल गया। टाइप्स ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मीन्स गिविंग पावर और अथॉरिटी टू समवन, हम पावर दे रहे या अथॉरिटी दे रहे टू सम अदर बॉडी दैट इज लोअर देन हिज रैंक टू मेक लॉज। So there can be many ways in which this excess of power can be given to subsidiary rank people or an executive। मतलब हम हमारा पावर या अथॉरिटी किसी लोअर रैंक के डिपार्टमेंट को दे रहे टू मेक लॉज, ताकि वो भी लॉज बना सके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, हम सब्सिडरी रैंक दे रहे हैं उनको, सो दैट दे कैन ऑल्सो हैव द एक्सेस टू द पावर्स, जो एक्सेस पावर चाहिए वो। ऑर्डर्स एंड काउंसिल, ये फर्स्ट टाइप ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। ये जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है ये क्वींस या प्रीवी काउंसिल्स दे सकती है, जहाँ पे वो लोग डायरेक्टली एग्जीक्यूशन का नहीं, बट अगर कुछ लॉस बनाने हैं विदाउट गोइंग पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, तो कुछ स्पेशल लॉस बनाने के लिए किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को परमिशन देते हैं टू मेक लॉज। इसका मेन काम है लीगल इफेक्ट देना। तो इसमें क्या होता है, जब भी कोई ऑर्डर इशू करती है क्वीन या क्राउन कि अगर कुछ मैटर्स है जिस पे लॉ बाहर से सबऑर्डिनेट या सब्सिडरी बॉडी बना सकती है, तो फिर उस केस में या बाय ऑर्डर इन काउंसिल वो डेलीगेट किया जाता है काम। इन दिस केस द क्वेश्चन कैन अराइज दैट इफ दिस लेजिस्लेशन इज द सेम एज द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, क्या ये सेम है? The answer is yes, it is equivalent to executive legislation. There is no major difference between these order and executive legislation as almost both are same. But यहाँ पे क्या हो रहा है, we are delegating the power of making law. It simply means a meeting of some privy councillors which include 3 or 4 ministers. यहाँ पे एक meeting होती है जहाँ 3-4 ministers है, president है, councils है and clerk of privy council. This shows that this order is issued by executive who exercises power of the council. दूसरा है रूल्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द कंट्री कोर्ट। हम यहाँ पे पार्लियामेंट बाय स्टैट्यूट या बाय थ्रू द रूल्स ऑफ कोर्ट या द कंट्री कोर्ट क्या करेंगे, ये लोग अपना जो टास्क है ऑफ मेकिंग लॉज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस ये डेलीगेट कर देंगे टू अ डिफरेंट अथॉरिटी। बट यहाँ पे इट इज़ डिफरेंट इन इंग्लैंड, जहाँ पे कोर्ट को पावर्स दिए गए हैं टू मेक लॉज। द टास्क ऑफ मेकिंग लॉ बनाने का टास्क किसको दे दिया गया है, हैज़ बीन एंट्रस्टेड अपॉन द रूल्स कमिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द कंट्री कोर्ट। Entrusting the judicial branch to controls its procedural law to a great extent has an advantage as it is given to that authority who knows better about it than any person। मतलब किसी पर्सन को देने की जगह जिस ऑर्गेनाइजेशन को उसका बेटर नॉलेज है उसको पावर डेलीगेट किया जाता है। इसमें क्या होता है, प्रोसीजर एंड कॉस्ट दैट आर ड्रॉन बाय द रूल्स कमिटी ऑफ कंट्री कोर्ट हेल्ड बाय द कंट्री कोर्ट देमसेल्व्स। तो वही प्रोसीजर और कॉस्ट कैलकुलेट करती है। सच रूल्स आर नॉट सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट, इस पर पार्लियामेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है। और ये कब फोर्स में आते हैं, ये फोर्स में आते हैं जब लॉर्ड चांसलर विद द कंसेंट ऑफ द रूल्स कमेटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कन्फर्म्स इट। मतलब जो रूल्स कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बिठाई है वो एंड लॉर्ड चांसलर जब ये दोनों कंसेंट देते हैं तब ये लॉ पिक्चर में आता है, मतलब द लॉ कम्स इनटू फोर्स। डिपार्टमेंटल और एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस और रेगुलेटर्स। अब यहाँ पे लेजिस्लेचर का पावर डायरेक्टली डेलीगेट किया गया है टू द एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि बोर्ड, मिनिस्टर्स और अ कमेटी। फिर वो एक्सरसाइज करेंगे पावर्स को और फिर दे मेक द लॉ। समटाइम्स बहुत ज़्यादा पावर दिए जाते हैं टू अ डेलीगेटेड पर्सन, बट दिस वाइड डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेशन इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द जुडिशरी एज इट इज़ डिफिकल्ट फॉर देम टू कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। ज़्यादा भी अगर पावर दे देंगे तो जुडिशरी को डिफ़िकल्ट होता है टू कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब भी एक्सटेंसिव यूज़ होता है तो जुडिशरी का कंट्रोल उसमें हम देख सकते हैं।
आजकल ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ हो रहा है, तो नाउ देर इज़ अ ब्रॉड लाइन ऑफ मेकिंग लेगिस्लेशन इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट एंड रेस्ट पावर इज गिवन टू द एडमिनिस्ट्रेटर। फिर डेलीगेटेड लेगिस्लेशन बाय लॉ। अभी कभी कभी लॉ बाय लॉ मतलब थ्रू एनी ऑटोनॉमस बॉडी या किसी कॉरपोरेशन के थ्रू लॉ मेकिंग डेलीगेट किया जाता है, या फिर कभी कभी इट इज़ गिवन टू अ लोकल अथॉरिटी। दो टाइप से, एक बाय एन ऑटोनॉमस बॉडी टू एनी कॉरपोरेशन और डिपार्टमेंट, और दूसरा टू अ लोकल अथॉरिटी। अब ऑटोनॉमस बॉडी में क्या होता है, एक ऑटोनॉमस बॉडी को पावर्स दिए जाते हैं किसी भी लॉ को पास करने के रिलेटिंग टू दैट टॉपिक ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। जैसे कि वो लॉ बना सकते हैं रिलेटिंग टू लाइट, वाटर एक्सेट्रा, और फिर दोज लॉज विल बी सब्जेक्ट टू दैट एरिया। सच बायलॉज आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। अब ये लॉज का जुडिशियल रिव्यू होता है, and it can be reviewed to check that it must not be ultra vires the parent statute। मतलब जिस लॉ या रूल के अंडर वो डिपार्टमेंट आता है और जो लॉज और रूल्स उन्होंने बनाए, दैट शुड नॉट बी बियॉन्ड द पावर। अल्ट्रा वायरस मतलब वो उसके पावर के बियॉन्ड नहीं होने चाहिए। जितना तुमको पावर है तुम उतने ही रूल्स रेगुलेशंस बना सकते हो। तो ये चेक किया जाता है थ्रू जुडिशरी। और लोकल अथॉरिटी के केस में क्या होता है, लोकल अथॉरिटी के पास पावर है उस पर्टिकुलर लोकल एरिया के लॉज रूल्स बनाने के। यहाँ पे इनको पावर मिलता है रिलेटिंग टू पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, गुड रूल्स एंड गवर्नेंस। अगर ये लॉ कोई ब्रीच करता है तो उसकी पेनाल्टी रहती है ऑन ब्रीच। ब्रीच मतलब रूल ब्रेक करने की पेनाल्टी। रिस्ट्रेन ऑफ डेलीगेटेड लेगिस्लेचर। Introduction. The conduct of law and its implementation receives a boost in the form of delegated legislation। तो यहाँ पे लॉ कंडक्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन को एक बूस्ट मिला है थ्रू डेलीगेटेड लेगिस्लेशन। हम यहाँ पे एक इंसान देख सकता है कि वेल डेवलप्ड एंड नीटली डिफाइंड डेलीगेटेड लेगिस्लेशन इन मैनी कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। बहुत कंट्रीज में अच्छी से वेल डेवलप्ड डेलीगेटेड लेगिस्लेशन है। But there is a difference between administrative methods and policies such as parliamentary democracy or presidential etc. Form of delegation may vary depending upon the notion of the administrative convenience and to enhance the efficiency या फिर efficiency of it remains the same elsewhere। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब यूएस में देखते हैं कि किस तरीके से रिस्ट्रेन है ऑफ डेलीगेटेड लेगिस्लेशन। अब यूएस में प्रेसिडेंट का रूल चलता है। तो डेमोक्रेसी इज सेट अप बाय द यूएस बियर्स अ नेचुरल टिल्ट टुवर्ड्स एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एज अ बैकबोन ऑफ द पॉलिसी। तो सिंस यूएस में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है तो फिर डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं बेंड होती है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की तरफ। However, US being the supreme law of the land, the constitution of the US bears different equation। यहाँ पे क्या होता है, सारे लेजिस्लेटिव पावर ग्रांट किए गए टू द कांग्रेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। एज फार एज यूएस इज कंसर्न, इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल क्लियरली स्टेट्स दैट यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया है, एग्जीक्यूटिव पावर्स सारे प्रेसिडेंट के पास रहेंगे। तो जब भी लेजिस्लेटिव जब पावर डेलीगेट करेगा टू एग्जीक्यूटिव तो प्रेसिडेंट के पास वो सारे पावर्स आ जाते हैं। मोर ओवर प्रेसिडेंट का काम है कि लॉज फेथफुली बने एज वेल एज एग्जीक्यूट हो। तो एग्जीक्यूशन का काम प्रेसिडेंट के पास है, तो प्रेसिडेंट इंश्योर करेंगे, वो इतना ध्यान रखेंगे कि सारे लॉज फेथफुली एग्जीक्यूट हो। It will be a futile hardship to trace the roots of delegated legislation under the Constitution of US। रूल मेकिंग प्रोसीजर यूएस का एक एक्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट इन 1946। ये एक्ट आया जिसमें एक लैंडमार्क इवेंट था विच वॉज द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। यहाँ पे एक कॉम्प्रोमाइज हुआ बिटवीन एडवोकेट एंड अपोनेंट्स ऑफ प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी, वन विच वॉज प्रूव्ड रेजिलियंट एंड एंड्यूरिंग। मतलब इंटरेस्टिंग था काफ़ी। द APA ग्रेव आउट ऑफ अ स्टडी इन 1941 बाय द अटॉर्नी जनरल कमिटी। अब ये कहाँ से आया, अटॉर्नी जनरल कमिटी की एक स्टडी से ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर। बिल्डिंग अपॉन एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस, अटॉर्नी जनरल कमिटी ने रेकमेंड किया था कि एन इनफॉर्मल बट मैंडेटरी रूल मेकिंग सिस्टम विच अल्टीमेटली बिकेम सेक्शन 4 ऑफ APA। उनको एक इनफॉर्मल और मैंडेटरी रूल मेकिंग सिस्टम चाहिए था।
तो एपीए क्या चाहता था कि एक एजेंसी हो टू गिव अ जनरल नोटिस ऑफ द टर्म्स और सब्सटेंस ऑफ प्रपोज्ड रूल। इंटरेस्टेड पर्सन्स को इनवाइट किया गया था टू सबमिट रिटर्न डेटा, व्यूज और आर्ग्यूमेंट्स विथ और विदाउट ओरल प्रेजेंटेशन। द रूल मस्ट इनकॉर्पोरेट अ कॉन्सेस जनरल स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिस एंड पर्पस टू बी पब्लिश्ड। जो भी रूल है उसका एक बेसिस भी तुमको मेंशन करना है या स्टेट करना है कि क्यों ये रूल आना चाहिए, एंड नॉट लेस देन 30 days प्रायर टू इट्स इफेक्टिव डेट। कोई भी प्रोसीजर्स अडॉप्ट नहीं करने थे टू द नॉन डेलीगेटेड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन और प्रोसीजरल रूल्स। Moreover, the undemanding steps required to adopt legislation rules can be omitted if they would be impracticable। मतलब अगर वो impracticable होते तो वो omit किए जा सकते थे, unnecessary और contrary to the public interest। तो जो public interest में unnecessary है तो they can be removed। However, non-delegated subordinate legislation of general applicability must be published in the Federal Register after it is adopted। यूके में हमने देखा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, मतलब यूके के अपने सेट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी होने की वजह से प्राइम मिनिस्टर के पास लेजिस्लेशन होता है एंड देन द पावर्स आर डेलीगेटेड टू द एग्जीक्यूटिव। In 1953, royal power to issue proclamation for good order and governance was recognized by Henry VIII's Statute of Proclamation and such proclamation were enforced। मतलब 1539 से ये हिस्ट्री है कि उस टाइम पे पावर डेलीगेट किया गया था फॉर गुड ऑर्डर एंड गवर्नेंस बाय हेनरी स्टैट्यूट। फिर उसके बाद आया द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डेलीगेटिंग द पावर टू द क्राउन टू मेक लॉ। फिर उसके बाद लीगल ऑम्निपोटेंस ऑफ द किंग इन पार्लियामेंट मीन्स देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पीडिमेंट टू द डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर्स टू द एग्जीक्यूटिव। 16th सेंचुरी में एक पीरियड आया जहाँ पे काफ़ी चेंजेस हुए इन सोशल एंड इकोनॉमिक वे। फिर वहाँ पे पार्लियामेंट ने अपने पावर्स देना चालू कर दिए थे धीरे धीरे टू द क्राउन। अब उस पर रिस्ट्रेंट क्या क्या है। द वैलिडिटी ऑफ स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट में बी चैलेंज्ड ऑन 2 grounds। 2 grounds में स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी को चैलेंज किया जा सकता है। वन इज कंसेंट एंड सेकेंड इज सब्सटेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अगर ये बियॉन्ड पावर है विच इज अल्ट्रा वायरस तो फिर उस केस में दे कैन बी चैलेंज्ड या उसकी वैलिडिटी पे क्वेश्चन लाया जा सकता है। इन 1998 द पार्लियामेंट एनैक्टेड ह्यूमन राइट एक्ट 1998 जिसका सेक्शन 3 बोलता था अ ड्यूटी टू इंटरप्रेट द लेजिस्लेशन कंसिस्टेंटली विद द यूरोपियन कन्वेंशन राइट्स वेयर इट इज पॉसिबल टू डू सो। मतलब हमेशा तुमको यूरोपियन कन्वेंशन लॉ के साथ यूनिफॉर्मिटी में चलना है। बट इन बॉर्गसन वी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर अ मिनिस्ट्रियल ऑर्डर वॉज हेल्ड टू बी अनलॉफुल। वहाँ पे एक ऑर्डर को अनलॉफुल माना गया था और अकाउंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद यूरोपियन कन्वेंशन ट्रीटी। कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इन इंडिया। अब इंडिया में क्या है, देर आर 3 kinds ऑफ कंट्रोल इन इंडिया। पहला पार्लियामेंट्री या लेजिस्लेटिव कंट्रोल, दूसरा जुडिशियल कंट्रोल और तीसरा एग्जीक्यूटिव या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो फर्स्ट पार्लियामेंट्री या लेजिस्लेटिव कंट्रोल। तो इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लेजिस्लेटिव का फंक्शन है कि वो रूल्स और लॉज मेक करे, है ना, उनका ड्यूटी है कि वो रूल्स और लॉज बनाए या फिर उनके एजेंट्स के थ्रू एंड लुक हाउ दे आर वर्किंग। इट इज़ अ फैक्ट दैट ड्यू टू द डेलीगेशन ऑफ पावर एंड जनरल स्टैंडर्ड्स ऑफ कंट्रोल जुडिशियल कंट्रोल हैज़ डिमिनिश्ड एंड श्रंक इट्स एरिया। तो लेजिस्लेटिव का काम है रूल मेकिंग। फिर है प्रोसीजरल एंड एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में क्या है कि वो रूल्स और लॉज को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के पास है। तो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के पास कोई पर्टिकुलर फिक्स प्रोसीजर नहीं है, बट लेजिस्लेचर जैसे रूल बना के या स्टैट्यूट बना के जो मैंडेटरी चीज़ें देता है वो एग्जीक्यूटिव फॉलो करता है उस रूल्स को या प्रोसीजर को। किसी भी चीज़ को या पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करने के लिए इट मे टेक अ लॉन्ग टाइम विच विल डेफिनेटली डिफीट द एक्चुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट। Hence, procedural control means that under Parent Act, certain guidelines are given which need to be followed while whether it is a mandatory or directed to follow it or not। हम यहाँ पे 3 components इस चीज़ में है।
पहला प्री पब्लिकेशन एंड कंसल्टेशन विद एन एक्सपर्ट अथॉरिटी, दूसरा पब्लिकेशन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, तीसरा लेइंग ऑफ रूल्स। तो ये तीनों चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है। जुडिशियल कंट्रोल, जुडिशियल रिव्यू होने की वजह से लॉ अपग्रेड हो जाता है, द रूल ऑफ लॉ गेट्स अपग्रेडेड। तो कोर्ट को देखना पड़ता है कि क्या क्या पावर्स डेलीगेट किए गए थे टू द एग्जीक्यूटिव और क्या वो विद इन लिमिट थे एज प्रिस्क्राइब्ड। जुडिशियल रिव्यू बहुत इफेक्टिव होता है क्योंकि अगर कोई लॉ अननेसेसरी, अनवांटेड या ओवर एग्जैजरेटेड है या विच इज़ बियॉन्ड द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, तो वो स्ट्राइक डाउन किया जा सकता, मतलब हटाया जा सकता। कोई भी लॉ कब बनता है? Law is defined under Constitution of India, which clearly states that the state should not make any law which abridge the right. Abridge मतलब cancels या nullifies the right given in Part 3 of the Constitution. तो यहाँ पे दो ग्राउंड्स देखे जाते हैं। जो भी लॉ बना है वो इट शुड नॉट बी अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब बियॉन्ड द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या इट शुड नॉट बी बियॉन्ड द पावर टू द एनेबलिंग एक्ट। ये दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई भी लॉ बनाया जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेसिव डेलीगेशन, कुछ डेमोक्रेटिक कंट्रीज में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को डेलीगेट करना ये एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, बट ओवर द पीरियड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बढ़ता जा रहा है ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स, जो हमने देखे ऑलरेडी कि क्या फैक्टर्स की वजह से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ज़्यादा बढ़ रहा है ड्यूरिंग मॉडर्न टाइम। लॉ मेकिंग ये प्राइमरी फंक्शन किसका है? लेजिस्लेचर का। एंड नो कंट्री डज द लेजिस्लेचर मोनोपोलिज द एंटायर लेजिस्लेटिव पावर, मतलब कोई भी कंट्री पूरा लेजिस्लेचर पावर थ्रू लेजिस्लेटिव नहीं करती है, वो कुछ काम शेयर करती है विद द एग्जीक्यूटिव। भले ही कोई स्टेटस पास नहीं किया गया है टुडे बाय अ लेजिस्लेचर दैट डज नॉट कन्फर सम लेजिस्लेटिव पावर ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा कोई भी स्टैट्यूट नहीं है, बट अभी आज के मॉडर्न पीरियड में डेलीगेटेड लेजिस्लेचर इज इम्पॉर्टेंट और वो इंडिस्पेंसिबल है, मतलब वो कैंसिल नहीं किया जा सकता। इट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ या इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ कंट्री, तो ज़रूरी है डेलीगेट करना, इसलिए किया जाता है। एक्सेसिव डेलीगेशन, इन द कोर्स ऑफ टाइम थ्रू वेरियस सीरीज ऑफ डिसीजंस सुप्रीम कोर्ट has confirmed the principle that legislature can delegate its legislative power subject to its laying down the policy। मतलब सुप्रीम कोर्ट या फिर जुडिशरी बोलती है कि लेजिस्लेचर डेलीगेट तो कर सकता है पावर, बट इट शुड बी विद इन इट्स पॉलिसी। लेजिस्लेचर का काम है कि वो पॉलिसी डिक्लेयर करे, लीगल प्रिंसिपल्स डिक्लेयर करे एंड प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर द गाइडेंस ऑफ द डेलीगेटेड टू प्रोमुलेट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, और लेजिस्लेचर ही स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करें कि किस तरीके से वो डेलीगेट करना है, अदरवाइज लॉ विल बी बैड ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेसिव डेलीगेशन। मतलब लेजिस्लेचर लॉ बनाए, प्रोसीजर बनाए और स्टेटमेंट्स भी दे कि किस तरीके से वो डेलीगेट होने चाहिए, एंड देन अकॉर्डिंगली द वर्क शुड बी डेलीगेटेड टू एग्जीक्यूटिव, नहीं तो वो एक्सेसिव डेलीगेशन हो जाएगा। इंडियन लेजिस्लेचर कैनॉट डेलीगेट, क्या डेलीगेट नहीं कर सकता है? अनरिस्ट्रेन्ड, अनएनालाइज्ड एंड अनक्वालिफाइड लेजिस्लेटिव पावर ऑन एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, यानी कि एग्जीक्यूटिव। ठीक है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पावर डेलीगेट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन सम कंडीशंस लेड डाउन, प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड्स एंड पॉलिसीज, जिसमें दिया गया है कि हम कितना पावर डेलीगेट कर सकते हैं, हम मीन्स लेजिस्लेटिव। इन केस अगर लेजिस्लेटिव फेल होता है इन फॉलोइंग द लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ डेलीगेटिंग द पावर टू द एडमिनिस्ट्रेटिव, तो फिर उसको इनवैलिड माना जाएगा उस पावर्स को। डेलीगेशन वैलिड माना जाता है तभी जब इट इज़ गिवन एज पर द लॉज, पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस, या फिर इट इज़ इक्वली वेल सेटल्ड दैट delegate must exercise its jurisdiction within the four corners of its delegation। सीताराम विश्वंबर दयाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इस केस में बोला गया था जब भी पावर डेलीगेट किया जाता है बाय लेजिस्लेचर टू द एग्जीक्यूटिव और वो किसी परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा है, तो फिर उस केस में क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या वो पावर्स जो डेलीगेट किए गए थे वो वैलिड है या नहीं है। फिर उस केस में टेस्ट अप्लाई किया जाता है ऑफ एक्सेसिव डेलीगेशन,
दे कंसिडर कि जो पावर्स डेलीगेट किए गए थे क्या दे वेर विद इन द लॉज एंड रेगुलेशंस, वो सब जुडिशरी चेक करती है। और फिर उसके बाद अगर विदाउट कंसिडरिंग द लॉज रेगुलेशंस एंड सेफगार्डिंग इट, अगर एक्सेसिव पावर्स डेलीगेट किए गए थे तो उसको इनवैलिड माना जाता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव डेलीगेशन। नेक्स्ट है कंट्रोल एंड सेफगार्ड ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब किस तरीके से कंट्रोल और सेफगार्ड किया जा सकता है? तीन टाइप के कंट्रोल्स है अगेन, पार्लियामेंट्री, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट्री में पार्लियामेंट का फंक्शन क्या है कि वो लेजिस्लेचर के कुछ फंक्शंस लेजिस्लेट करे या डेलीगेट करे टू अ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या फिर अपने एजेंट्स को। इट इज़ अ फैक्ट दैट ड्यू टू डेलीगेशन ऑफ पावर एंड जनरल स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोल द जुडिशियल कंट्रोल हैज डिमिनिश्ड एंड श्रंक। अब इंडिया में पार्लियामेंट्री कंट्रोल दो स्टेजेस पे होते हैं, इनिशियल स्टेज और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्टेज। इनिशियल स्टेज पे डिसाइड किया जाता है कि कितना पावर डेलीगेट करना है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और ये भी देखा जाता है कि डेलीगेशन ऑफ पावर उस केस में पॉसिबल है या नहीं है। फिर आते हैं सेकेंड स्टेज जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है। डायरेक्ट कंट्रोल में देखा जाता है कि आफ्टर मेकिंग द रूल इट शुड बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट। इट इंक्लूड्स थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स, सिंपल लेइंग ऑफ द रूल, नेगेटिव लेइंग और अफर्मेटिव लेइंग। फिर उसके बाद आती है टेस्ट ऑफ मैंडेटरी एंड टेस्ट ऑफ डायरेक्टरी, कि जो रूल है कि इट शुड बी मैंडेटरी, मतलब उसका एप्लीकेबिलिटी या उसको एनफोर्स करना क्या वो मैंडेटरी है या क्या वो डायरेक्टरी है, मतलब रेकमेंडरी है इन नेचर या डायरेक्टरी है। फिर इनडायरेक्ट कंट्रोल में क्या होता है, पार्लियामेंट कंट्रोल एक्सरसाइज करता है थ्रू इट्स कमिटी या थ्रू सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। यहाँ पे मेन काम क्या है, एग्जामाइन करना कि क्या रूल्स अकॉर्डिंग टू द जनरल ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट था, क्या वो जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट को बार करता है इन एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे, क्या उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, मतलब पहले से, whether it is safeguard or to destroy the principle of natural justice, एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व्ड इन इट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, कि क्या वो सेफगार्ड करता है या डिस्ट्रॉय करता है नेचुरल जस्टिस, और कितना पैसा लगेगा फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास जो पैसा होता है उसको हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड। प्रोसीजरल एंड एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, there is no particular procedure for it until the legislature makes it mandatory for the executive to follow certain rules or regulations। तो कोई कंपलसरी प्रोसीजर नहीं है जब तक लेजिस्लेटिव कंपलसरी नहीं करता फॉर एग्जीक्यूटिव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। फॉलो करने के लिए पर्टिकुलर फॉर्मेट अगर दिया तो इट मे टेक अ लॉन्ग टाइम, और उसके वजह से क्या होगा, जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव अचीव करना था वो भी हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे तीन कंपोनेंट्स है, प्री पब्लिकेशन एंड कंसल्टेशन विद एन एक्सपर्ट अथॉरिटी, जहाँ पे कंसल्टेशन किया जाएगा कि वेदर और नॉट टू पब्लिश द रूल्स एंड लॉज, और डेलीगेट करना है या नहीं। फिर लेइंग ऑफ रूल्स, ये मैंडेटरी भी हो सकता है, डायरेक्टरी भी हो सकता है। इसमें हम देखेंगे स्कीम ऑफ द एक्ट, लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्या है, लैंग्वेज जिसमें ड्राफ्टिंग करना है, अगर इनकन्वीनियंस हो रहा है पब्लिक को तो। ये चारों पैरामीटर्स दिए गए थे केस रजा बुलंद शुगर कंपनी वर्सेस रामपुर म्युनिसिपल काउंसिल। जुडिशियल कंट्रोल, जुडिशियल रिव्यू अगर होता है ना तो लॉ अपग्रेड हो जाता है। कोर्ट देखता है कि क्या पावर्स थे लेजिस्लेटिव को डेलीगेट करने के लिए टू द एग्जीक्यूटिव, क्या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है। अगर जुडिशियल रिव्यू में लगता है कि वो पावर्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे या वो नहीं होने चाहिए थे या वो बियॉन्ड द पावर थे, तो फिर जुडिशियल उसको स्ट्राइक डाउन कर सकता है। दो केसेस में, जब वो बियॉन्ड द पावर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या अगर वो बियॉन्ड द पावर है ऑफ द एनेबलिंग एक्ट। सब डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, जो रूल मेकिंग अथॉरिटी है वो डेलीगेट कर सकती है या तो खुद को या किसी सब ऑर्डिनेट अथॉरिटी को पावर इशू कर सकती है रूल्स बनाने के लिए या एक्सरसाइज करने के लिए, उसको हम बोलते हैं सब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। रूल मेकिंग अथॉरिटी ये पावर डेलीगेट कर सकती है थ्रू एन एक्ट और थ्रू अ प्रोविजन, या तो ये ऑथराइजेशन एक्सप्रेस्ड रहेगा या बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन। मैक्सिम delegatus non potest delegare indicates that सब डेलीगेशन ऑफ पावर इज नॉर्मली नॉट अलाउेबल। ऐसे तुम सब डेलीगेट नहीं कर सकते
बट लेगिस्लेचर कैन ऑलवेज प्रोवाइड फॉर इट, बट लेगिस्लेशन चाहे तो इट कैन प्रोवाइड फॉर सब डेलीगेशन। अगर कोई अथॉरिटी सब डेलीगेट करती है लॉ मेकिंग पावर किसी और अथॉरिटी को एंड इट रिटेन्स अ जनरल कंट्रोल ऑफ सब्सटेंशियल नेचर ओवर इट, तो देर इज नो डेलीगेशन एज टू अट्रैक्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ डेलीगेट्स नॉन प्रोटेस्ट डिक्लेयर। मतलब अगर कोई अथॉरिटी किसी अथॉरिटी को या सब अथॉरिटी को पावर देती है लॉ मेकिंग का एंड वो उस पर अपना सब्सटेंशियल कंट्रोल रखती है, तो फिर सब डेलीगेशन इज नॉट अलाउड ये वाला मैक्सिम पिक्चर में नहीं आएगा या इट विल नॉट अट्रैक्ट। ये मैक्सिम ओरिजिनली लाया गया था कि ताकि डेलीगेशन ऑफ पावर्स डायरेक्टली या सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को इजीली ना दिया जाए। अ जज में मस्ट एक्ट पर्सनली एक्सेप्ट इन सो फार एज ही एक्सप्रेसली एब्सॉल्व्ड फ्रॉम हिज ड्यूटी बाय अ स्टैट्यूट। तो ये लास्ट पॉइंट था सब डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। आई होप तुमको समझा है व्हाट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, मतलब जहाँ पे पावर्स डेलीगेट किए जा रहे हैं टू अ डिफरेंट अथॉरिटी। अब या तो लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट करेगा या टू अ सब अथॉरिटी, सबऑर्डिनेट अथॉरिटी। फिर किस तरीके से ग्रोथ आ रहा है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ, फिर उसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, फिर टाइप्स ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, फिर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेसिव डेलीगेशन, फिर कोर्ट का कंट्रोल, जुडिशियल रिव्यू एंड देन सब डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।